सभी किसान, बदलते भारत की शान। भयंकर रूप ले रहा है वायु प्रदूषण। आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं लोग। कितनी गंभीर है आंखों में जलन की समस्या और क्या है इसका समाधान? इस समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। प्रदूषण से आंखों में जलन, प्रभाव और समाधान। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ओडिशा को जीवन मिशन के अंतर्गत 88% दिया गया पानी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब। कहा कि विश्व के सबसे बड़े जल जीवन मिशन की वजह से करोड़ों महिलाओं के घर में मिल रहा है पीने का साफ पानी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश। चाय इंडस्ट्री में 10 लाख किसान कार्यरत। कुल 16 लाख परिवारों का पोषण इस उद्योग पर ही है निर्भर। भारत अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का बयान। कहा कि अब सरकार गोदामों को किसानों के नजदीक लाने की योजना पर कर रही है काम। कर्नाटक सरकार पर अन्न भाग्य योजना के चावल दूसरे राज्यों और देश में बड़े पैमाने पर चोरी करके निर्यात करने का आरोप। 25 किलो का एक बोरा 8,000 रुपए में बिक रहा है। सरकार से इस मामले की जांच करने की मांग की। समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा ओडिशा में जल जीवन मिशन के तहत हासिल किए गए लक्ष्य के बारे में पूरे किए गए सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि ओडिशा के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 88% पानी दिया गया है। बाकी बचे 12% को आने वाले दिनों में जल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े जल जीवन मिशन की वजह से करोड़ों महिलाओं को घर में पीने का साफ पानी मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो उड़ीसा के अंदर करीब 88% जितना काम जल जीवन मिशन के द्वारा जल दिया गया है और आने वाले दिनों में भी बाकी जो है 12% से करीब उनको भी जल दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना ये जल जीवन मिशन की वो भी है और उसके कारण हर लोगों को, जो महिलाएं दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी, रोज़ करीब 9 करोड़ महिलाएं पानी लेने के बाहर जाती थी और करीब 5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने के लिए बिगड़ते थे। आज उनको अपने घर में शुद्ध पानी मिल रहा है और ये पानी शुद्ध है या नहीं है वो भी ये महिला, करीब 5 लाख गाँव में 25 लाख महिला ये पानी जो सरकार की ओर से उनको किट दी गई है उसके जरिए वो चेक करके वो पानी पीने लायक है कि नहीं वो भी चेक कर सकती है। तो पानी पूरे फोर्स के साथ हर गांव में पर हेड 55 लीटर पानी देने की योजना केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा संबंधित एक सवाल के जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोकसभा में बताया कि जल जीवन मिशन योजना में कई हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य ने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बहरीत के बारे में जो चिंता सदस्य ने उठाई है वो वाजिब है। सबसे ज़्यादा करीब 18% जो एरिया है उसका वो बाढ़ से प्रभावित होता है, मगर राज्य सरकार ने अभी कहा है कि अभी
तो इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है राज्य की ओर से, और उसके ऊपर अलग से काम हो रहा है। 12वीं यहाँ टोटल मिलाकर पहली योजना में एफएम की 12वीं योजना में उनको 11वीं योजना में 8,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, सैंक्शन किए गए थे। 15वीं योजना में उनको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, और अभी भी उनको करीब 4,100 करोड़ रुपए यहाँ सैंक्शन किए गए हैं। मगर आज तक राज्य की ओर से अपना और केंद्र का मिलाकर करीब 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। और उन्होंने अभी बताया गया है कि अभी हम यहाँ और कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है। राज्य सरकार की अपनी जो नदी आ रही है नेपाल से, उसी के ऊपर काम करके उसका रास्ता निकाला जाएगा और उसको जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसको उसमें से बचाने की कोशिश की जाएगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कल बीजेपी सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग चाय के किसानों और मजदूरों की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। चाय इंडस्ट्री में 10 लाख किसान कार्यरत हैं और कुल 16 लाख परिवारों का भरण पोषण इस उद्योग पर ही निर्भर है। लेकिन लो क्वालिटी इंपोर्ट की वजह से हमारे चाय उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। India is the second largest producer of tea in the world, and we are the largest consumer. Of these teas, Darjeeling tea carries a geographical indicator, a GI, and is regarded the world over as a quality brand of India's. More than 10 lakh workers, farmers, and over 60 lakh families and others depend on this industry. Sir, in recent times, this sector has unfortunately faced multiple challenges, from a sharp rise in low quality imports to climate stress, labor shortages and price instability. Imports from African countries and Nepal have reportedly risen by nearly 45% in the first half of 2025 alone. And concerns have been raised that such imports are diluting the value of Indian teas, especially Darjeeling tea. और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कल सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया है कि भारत अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में बड़ी मात्रा में अन्न की बर्बादी होती है। किसानों को पहले भंडारण के लिए दूर दूर तक गोदाम ढूंढने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार गोदामों को किसानों के नजदीक लाने की योजना पर काम कर रही है। हमारे मंत्रालय उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति के माध्यम से अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने पे बल दे रही है। यानी कि ये योजना तो लाई है, लेकिन वो पैक्स के माध्यम से लाई, तो पैक्स को और एक बिजनेस मिले, पैक्स आर्थिक दृष्टया उससे और मजबूत हो, इसके माध्यम से ये योजना बनाई गई है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो 11 प्रोजेक्ट हमने बनाया है देश भर में, उसके तहत मिर्जापुर जिले में 1500 मीट्रिक टन के गोदाम का निर्माण किया जा चुका है और ये गोदाम एफसीआई द्वारा किराए पे लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 24 अन्य पैक्स भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से सभी 24 पैक्स को हायरिंग का आश्वासन भी दिया। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब लाभार्थियों के लिए चावल अन्य राज्यों और देशों में बड़े पैमाने पर चोरी करके निर्यात किया गया। भाजपा नेता सीटी रवि ने विधान परिषद में कहा कि सिंगापुर के बाजारों में अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों के लिए रखा गया 25 किलो का एक बोरा 8,000 रुपये में बिक रहा है। सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए। In Karnataka, the rice coming from Delhi, so it is sold to Dubai, other countries, because no proper investigation not happening in Karnataka. I think because of this government, because of the minister, rice is going outside the country in the black market. Shame to Congress party. This government failed to protect this ration rice.
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन 2025-26 में ग्राम पंचायत स्तर पर किसान पाठशालाओं का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से किसान पाठशालाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को अपनाकर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए कम लागत में अधिक लाभ कमाएं और इसके लिए समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 12 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 की अवधि में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान सरकार कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड समय पर मिल सके। राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने बताया है कि किसानों को रबी 2025-26 में उच्च गुणवत्ता के कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में रबी गुण नियंत्रण अभियान 23 सितंबर से 15 नवंबर तक चलाया गया और इस अभियान के तहत कृषि आदानों के कुल 304 निर्माताओं व विक्रेताओं परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 4087 नमूने लेकर विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं में भिजवाए गए और उन्होंने बताया है कि निरीक्षण के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर 56 निर्माता विक्रेता परिसर के लाइसेंस निलंबित तथा 8 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य में यूरिया डाइवर्जन को रोकने हेतु 24 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि पात्र किसानों को समय पर यूरिया मिल सके और उक्त अभियान के तहत यूरिया डाइवर्जन के 420 कट्टे जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कृषि आयुक्त स्तर के भी टीमों का गठन किया गया है जो कि जिलों में औचक निरीक्षण करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना 2025 की शुरुआत की गई है। भावांतर योजना 2025 के तहत किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि भावांतर योजना के तहत 7 नवंबर से ही प्रतिदिन सोयाबीन की मॉडल रेट जारी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में योजना के अंतर्गत मंडियों में सोयाबीन बेचने वाले किसानों के लिए 10 दिसंबर को 4,210 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। ये मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में बेची है और इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। भावांतर योजना में जारी किए जाने वाले सोयाबीन का मॉडल रेट पिछले 14 दिन के सोयाबीन के बाजार भाव का भारित औसत है और प्रतिदिन जारी किए जाने वाले मॉडल रेट एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर ही किसानों को भावांतर राशि दी जाएगी और इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो वहीं MP सरकार द्वारा 10 दिसंबर के दिन सोयाबीन का तय किया गया मॉडल रेट 4,210 रुपये प्रति क्विंटल है और अब किसानों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं मॉडल रेट के अंतर की राशि जो कि लगभग 1,118 रुपये बनती है वे जारी की जाएगी। बुधवार से भारतीय उर्वरक संघ FAI का 3 दिवसीय वार्षिक सेमिनार दिल्ली में शुरू हुआ। FAI का वार्षिक सेमिनार संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है ताकि हरित और बेहतर पोषक प्रबंधन की दिशा तय की जा सके। सेमिनार में उर्वरक उद्योग के प्रमुख नीति निर्माता, वैज्ञानिक और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ एक साथ मिलकर सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और किसान केंद्रित विकास के अगले चरण पर चर्चा करेंगे और इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा, FAI के चेयरमैन S शंकर सुब्रमण्यम समेत उर्वरक निर्माता कंपनियों के शीर्ष प्रबंधक और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारक मौजूद थे। इस मौके पर बेहतर उत्पादन प्रबंधन और विपणन में उपलब्धि हासिल करने वाली उर्वरक कंपनियों को पुरस्कृत भी किया गया। वर्ष 2024-25 में उर्वरक का घरेलू उत्पादन 51 मिलियन टन तक पहुंच गया है जो 10 साल पहले 38 मिलियन टन था।
और इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्र ने देश की उर्वरक क्षेत्र की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि पर्यावरण, किसान, अन्य लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक निर्माण और प्रयोग में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। Can we think of making it easy for the farmer to actually use in the single dose, every dose that is required from the crop in a hybrid of chemical and organic? Is it possible ever? Keeping in the best interest of the farmer, we are going to have lots of innovations. I assure you, the community, the fertilizer community, the FAI family that is sitting here, that we will be engaging in the next 100 days on many initiations that we have already finalized in the first cut, and we will be engaging with you. Apart from subsidy and all the questions associated with them, we will be having the policy prescription menu ready in less than 100 days. और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू रबी सीजन में कुल दलहन की बुआई में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 दिसंबर को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से पता लगा है कि रबी दलहनी फसलों की कुल बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 43,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2025-26 के लिए रबी दलहनी फसलों की बुआई अब तक 106.21 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी दलहनी फसलों की खेती 105.78 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घिरोर मंडी में 9 दिसंबर को अरहर का भाव था 9,820 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 9,800 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ बीते दिन अरहर का भाव था 5,850 रुपए, यानी बुधवार को इसके सौदे 100 रुपए नरम होकर 5,750 रुपए पर हुए। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई में इस साल कुछ पिछड़ी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ बाजरे की बुआई 8,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 10,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी बाजरे की खेती 2,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं बात मंडियों में बाजरे की आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्क नेट के मुताबिक हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 9 दिसंबर के दिन बाजरे का भाव रहा 2,775 रुपए। 10 दिसंबर के दिन इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 2,775 रुपए पर बने रहे। वहीं अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे स्थिर रहे और यहां 9 और 10 दिसंबर को बाजरा 2,050 रुपए पर बिका। इसी तरह राज्य की ही इटावा मंडी में भी बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजरा 10 दिसंबर को 2,775 रुपए पर बना रहा। वहीं बात गुजरात की मंडियों की करें तो यहाँ बुधवार के दिन भावनगर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,440 रुपए। दाहोद मंडी में बाजरा बिका 2,100 रुपए पर। वहीं गांधीनगर मंडी में बाजरे के सौदे 1,950 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही कच्छ मंडी में इस दौरान बाजरे का भाव रहा 2,195 रुपए। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान रागी, मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम जारी रखें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में इस समय उड़द, मूंग और सेम की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में किसान गेहूं की बुवाई कर लें। कर्नाटक में ही मध्य शुष्क इलाकों में किसान धान और दालों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। कर्नाटक में उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ इस मौसम में ज्वार की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के दक्षिण संक्रमण इलाकों के किसान धान, मक्का और बाजरा की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान काली मिर्च, सुपारी, अदरक और हल्दी की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम भी कर लें। आंध्र प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों के किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान हल्दी की अच्छी पैदावार के लिए हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के किसान खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों के किसान सूरजमुखी की बुवाई कर लें। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ इस मौसम में उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में ही किसान मक्का, ज्वार और सूरजमुखी की बुवाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे गए और सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय से E10 और E20 ईंधन मानकों के लिए संगत वाहनों से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न का उत्तर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। और इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दिया। और इसके साथ ही जल शक्ति मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। केरल को छोड़कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा कराने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल में बहुमंजिला इमारतों में बूथों के सर्वेक्षण पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के काम पर चुनाव आयोग ने असंतुष्टि जताई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से पूछा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुमंजिला इमारतों में बूथों से संबंधित एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं आया। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता को कल रात ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से गोवा लाया गया। गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों और पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। उन्नत तिलहन उत्पादन तकनीक पर इस बार देखिए कृषि चौपाल मेरे साथ रंगीले राजस्थान की धरती से। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे डीडी किसान पर। जानकी कोई साधारण बच्ची नहीं है। देखो जरा, 1 साल की बच्ची ने कितनी सुंदर टोकरी सजाई है, जैसे लड्डू गोपाल जी खुद इस आसन पर बैठना चाहते हो। राम अंकल, ये टोकरी बहुत सुंदर है। अरे बेटा, सुंदर कैसे दिखाई नहीं देगी, हमारी जानकी ने अपने हाथों से जो सजाई है।
देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।